गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हमने लेसन 5 मानव संसाधन और देखे थे कम और कार्यशील जनसंख्या के बारे में, साक्षरता के बारे में और जनसंख्या के विकास के बारे में हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से जो मानव संसाधन के, उसके विकास, उसके कार्यशील, उसकी जनसंख्या और साक्षरता पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। और जो होते हैं उसमें विकास को मापने के लिए जो अलग अलग उसके मूल पहलुओं को देखा था, जिसमें हमने किस तरीके से जो आर्थिक विकास किस तरीके से होते हैं और साथ ही जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, शिक्षा होता है जो कि एक कहना चाहिए विकास को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ किसी देश में लोगों की जो औसतन आयु कितनी है और वहाँ के लोगों की जो संभावित जीवन होती है वो कितनी होती है। कहने का मतलब ये कि उनका जो जन्म होता है वो स्वाभाविकता कितने आयु तक होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि जनसंख्या एवं गरीबी ये चीज़ें किस तरीके से प्रभाव डालती है। देखते हैं, क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? क्या ये हमारे दिमाग में भी सवाल उठता है कि क्या जो जनसंख्या है वो हमारे गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है। मतलब ये जो विवाद जो चल रही है वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है क्या वो गरीबी के कारण की वजह से बढ़ रही है। कई लोगों का मानना है कि जनसंख्या और उत्पादन सीमित है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्या संसाधन है और जो उत्पादन है, संसाधन जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों को वो पूरा करता है। और कहा गया है उत्पादन सीमित, मतलब किसी भी चीज़ को उत्पादन करने एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। तो लोगों का मानना ये है कि इसकी वजह संसाधन और जो उत्पादन है वो कैसी है, सीमित मात्रा में है, जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ाया या अधिक मात्रा में उत्पादन या संसाधन जो होती है वो अधिक मात्रा में पूरी नहीं हो सकती। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों तक किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हो तो सबसे अधिक संसाधन उपलब्ध होगा। लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है। यहाँ ये कहा गया कि यदि उपयोग करने वाले, मतलब जिस चीज़ को मनुष्य उपयोग अधिक करता है या उपयोग करने वालों की संख्या उसकी अधिक है, तो क्या कहा गया कि उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को जो मतलब यूज़ करता है या इस्तेमाल करता है, व्यक्ति को संसाधन का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, मतलब उसको फ़ायदा मिलेगा। जबकि उपयोग करने वाले कम हो तो अगर ये कहा जाता है कि यदि उपयोग करने वालों की संख्या कम है तो संसाधन क्या होंगे, अधिक उपलब्ध होंगे, मतलब ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में उसका उत्पादन किया जाता है या संसाधन का इस्तेमाल उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। लेकिन ये जो बातें हैं ये दिखने में बड़ी सरल लगती है, सीधी लगती है कि अधिक लोग हैं तो संसाधन को क्या है, उपयोग करने वालों की संख्या अधिक होगी तो लाभ ज़्यादा होगा, और जब उपयोग करने वालों की संख्या कम है तो उत्पादन अधिक मात्रा में या जो संसाधन है वो क्या है, अधिक उपलब्ध होगा। तो लेकिन बात ये कहती है कि मामला ये दोनों सरल और सीधा नहीं है, ये भी एक पेचीदा उलझा हुआ सा है। अगले देखते हैं हम। पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते, वे तकनीक पर निर्भर हैं। पहली बात, ये जो बातें यहाँ पे प्रमुख रूप से सामने आई हैं कि उत्पादन जो है और जो संसाधन है वो कभी क्या है, स्थिर, मतलब एक ही जगह टिके या फिर रुका हुआ नहीं है या सीमित नहीं होते। ये भी कहा गया कि ये सीमित नहीं होते। वे तकनीक, जो टेक्नोलॉजी है या जो बनाने के तरह तरह के उद्योग हैं, कंपनियां हैं जहाँ पे उसका उत्पादन होता है, संसाधन को लोगों के लिए बनाया जाता है, और किस तरीके से जो उसका इस्तेमाल है वो किस पर निर्भर करता है कि तकनीक पर वो ये कहा गया है कि तकनीक पर निर्भर है, मतलब किस तरीके से उन चीज़ों को इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है और लोग उस पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया, देखते हैं क्या, कि उदाहरण के लिए जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते हैं तो उनकी ऊर्जा
का स्रोत जंगल पर निर्भर था जो सीमित थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जिस तरीके से जो लकड़ी है उसको जला करके हम अपने क्या करते हैं, अपनी जो भी आवश्यकता है, चाहे खाना बनाने या किसी अन्य तरह की चीज़ें, उन चीज़ों को क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं, आग जलाकर ताप पैदा करते हैं। और इनकी जो ऊर्जा है, मतलब वो कहाँ से, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जंगलों से वो प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया कि जंगलों पर वो निर्भर था जो कैसा है, सीमित थे। लेकिन ये कहता है कि जब खनिज कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। यहाँ ये मतलब कहने का मतलब, जो पहले मनुष्य क्या था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या ताप पैदा करने के लिए वो लकड़ी जला करके इस्तेमाल करता था। और वो जो उसका प्रमुख जो स्रोत था वो किस पर निर्भर था, वो जंगलों पर, मतलब जंगलों से वो चीज़ें उसको प्राप्त होती थी। लेकिन अब मनुष्य के पास लेकिन क्या हो गया, अब ऑप्शन हो गए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, खनिज कोयला, खनिज तेल, गैस, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा के नए नए तरह के विशाल बड़े भंडार सामने आए हैं, जिससे उत्पादन है या जो उपयोग है उसमें काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है और बढ़त देखने को मिलेगी, जिसमें हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी हम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खाना पकाने के लिए हम गैस का इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह के खाने में हम खनिज तेल का, कोयले के, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी एक तो ख़ासतौर से जो हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, एक कोयले के माध्यम से हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आगे देखते हैं कि अब तकनीकी बदलाव से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। किसकी वजह से, तकनीक की वजह से। नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करके जो उत्पादन है, जो उत्पादन की जा रही है, उन उत्पादनों को बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ती आबादी में बढ़ाने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो गई है। मतलब आबादी बढ़ाने के लिए, मतलब जनसंख्या यहाँ का है, जो कि हमने मुख्य पॉइंट हुआ है कि जो जनसंख्या बढ़ी है वो गरीबी का कारण है, जो कि फर्स्ट हमने देखा था कि सवाल उठे थे। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। किसकी वजह से, अगर तकनीकी बदलाव की वजह से क्या को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे चूँकि आज जो जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक बढ़ती जा रही है, तो उस जनसंख्या को पूरा करने के लिए उत्पादन और संसाधन का होना वो भी बहुत ही अहम रखता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ती हुई संख्या में उसे बांटने के लिए, मतलब लोगों की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा। दूसरी बात यह ये निकलती है कि किसी भी समाज में कितना उत्पादन होगा, मतलब उत्पादन कितना किया जा सकता है, जिसकी वजह से इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं। मतलब जहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पे काम करने वाले लोगों को कितने काम मिल रहे हैं, उस काम पर कितने लोग लगे हैं। ये बातें बहुत प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है कि जो उत्पादन हो रहा है उस पर कितने लोगों निर्भर है, वो उस पर कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ें। तो वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता, कार्य करने के जो तरीके हैं, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उस कार्य को पूरा करने के लिए, जो एक कहना चाहिए एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो कि एक सही ढंग से उसको प्रिपेयर करके उसे तैयार किया जाता है, ऐसे लोग। तो कार्यकुशलता वो कैसी है वहाँ पे। समाज में अधिक कार्यकुशल, स्वास्थ्य और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यदि अगर समाज में कहा गया है कि अधिक कुशल, मतलब अच्छे काम करने वाले, जो कि कैसे स्वस्थ और शिक्षित होंगे, शरीर से भी स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, मतलब उन सारी चीज़ों का ज्ञान होगा जिसको समझा जा सके, पढ़ा जा सके। तो ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए, उत्पादन करने के लिए ये सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अधिक कार्यकुशल, स्वस्थ और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि उदाहरण के लिए अभी रूस में
कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि रूस में कई दशकों से देखा जा रहा है कि वहाँ जो आबादी है वो क्या है, या जनसंख्या है, वो कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। और वहाँ की जो सरकार है इससे खुश ना होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रूस की बात की जा रही है कि पिछले दशक से देखा जा रहा है कि वहाँ जो आबादी है या लोगों की जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे वहाँ की जो सरकार है वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान है। मतलब वहाँ की जनसंख्या को देख कर के वो खुश नहीं है। तो वहाँ की जो आबादी है उसको बढ़ाने के लिए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रही है। यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ जनसंख्या को क्या है, बढ़ाने या आबादी को जो है उसे स्थिर करने व बढ़ाने की प्रयास की जा रही है, जो कि ये रूस की बात की जा रही है। तो इसलिए क्योंकि पर्याप्त जो आबादी, अगर जनसंख्या आबादी है या जनसंख्या है वो अधिक होगी तो क्या है, कारखानों में काम करने वाले, आप देखते हैं कि किस तरह कारखानों में जो काम करने वाले लोगों के का होना बहुत ही ज़रूरत है। या जो ऑफिस वर्क हैं या ऑफिसों में जो काम करते हैं उन वहाँ पे लोगों की जो आवश्यकता होती है, खेतों में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे उत्पादन, जब काम करने वाले लोग रहेंगे तो ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात देखते हैं यहाँ पे कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके असमान वितरण के कारण होती है। यहाँ पे कुछ अलग ही बातें की गई कि जो तीसरी बात की गई है कि जो गरीबी है, गरीबी के साधनों या जो गरीबी की कमी है उस कमी को कमी के कारण क्या है, कारण नहीं कहा गया है, गरीबी की वजह से नहीं कहा गया बल्कि उनके असमान वितरण के कारण होती है। देखते हैं आगे, अगर समाज के कुछ उत्पादन को, यदि समाज के जो उत्पादन है उत्पादन को सभी लोगों में समान बांटते हैं तो ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर। तो इसी असमान जो वितरण है, अगर इस वितरण को सही तरीके से बैलेंस किया जाए, मतलब जो ज़रूरत है उस ज़रूरतों को सभी के लिए समान रूप से अगर बांटा जाए, बराबर किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। यही इसी बात को कहा गया कि समाज के कुल उत्पादन जो हो रहे हैं, जो भी उत्पादन हो रहे हैं उस सभी में लोगों को क्या है, समान बांटते हैं, समान रूप से बांटेंगे तो ना कोई गरीब होगा और ना ही कोई अमीर। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। कम आबादी होते हुए भी अगर आबादी कम है तो भी अगर समाज में असमानता है, मतलब समान रूप से वितरण नहीं हो रहा है, तो वितरण असमान होगा ही। अगर समान अवितरण है तो समान जो भी ज़रूरत है वो असमान रूप से होगी तो क्या है, वितरण असमान होगा। कुछ लोग क्या होंगे, गरीब बने रहेंगे, मतलब उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो उत्पादन की जा रही है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसी का परिणाम है कि विकसित माने जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है। जहाँ पे विकसित हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ पे हो जाने वाले देश में भी जो गरीबी है या गरीबी कहना चाहिए बढ़ती जा रही है, वो परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ देखेंगे आरेख 5.4 में जो कि बने गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से तैयार किया गया है, जो कि स्तंभ लेख प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग किलो खनिज तेल में जो कि स्रोत एनर्जी यूज पर कैपिटल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो शोध है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश का है जो कि यहाँ पे 205 है, पाकिस्तान 482, भारत में दिखाया गया है 614। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइजीरिया क्या दिया है, ब्राज़ील का दिया है, चाइना का दिया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं इधर आगे रूसिया यूएस के भी दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम, अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले देश जैसे कौन से
वाले देश हैं जैसे बांग्लादेश, भारत आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा साधनों का उपयोग करते हैं। उपयोग तालिका से इस बात की पुष्टि होती है कि जैसे कि देख सकते हैं कि जो संसाधन का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरीके से क्या कहना चाहिए, जो आबादी के हिसाब से जो है उनकी तुलना में देखा जाए तो बहुत ही कम की जा रही है। तो यहाँ इसी बात से बताया जा रहा है कि वास्तव में जो अधिक आबादी वाले जो गरीब देश है, मतलब आबादी अधिक है लेकिन लोग वहाँ कैसे हैं, गरीब हैं, जिससे जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश, भारत जो आदि और भी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो कि विकसित देश की तुलना में, जो देश क्या है विकसित हो चुके हैं उसकी तुलना में बहुत कम वो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं। उपयोग तालिका से इस बात की पुष्टि होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने बुकों में भी देख सकें कि किस तरीके से यहाँ पे जो बना गया है, इस आधार पे हम समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 प्रति तेल से भी कम खपत करते हैं, वहां विकसित देश के निवासी 2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब उसका जो उपयोग किया जाता है। तो इस तालिका में हमने भी ये भी देखा कि किस तरीके से जो संसाधन है उस संसाधन का वो या ऊर्जा संसाधन है उसका वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जो देश क्या कहा गया है, विकसित देश है, जो देश विकसित हो चुके हैं वहाँ जो निवासी हैं 2000 से 7000, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो कि देश विकसित होते हैं यहाँ 7 है। तो उनका जो इस्तेमाल है वो क्या है कि वो कहना चाहिए कि वो निवासी 2000 से 7000 प्रति क्या है व्यक्ति उसका क्या करता है, वो उपभोग करता है। यदि हम भारत की पूरी आबादी जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है, जो कि क्या है, कहना चाहिए अमेरिका जैसे जो कि क्या है विकसित देश है वहाँ पे क्या कहते हैं अधिक मात्रा में जो ऊर्जा का उपयोग है वो किया जाता है। लेकिन भारत की में जो देखते हैं तो भारत में वो सिर्फ 1/3 ऊर्जा का वो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की आबादी देश की आबादी की मात्र क्या है 1/4 है, फिर भी वह भारत से 3 गुना अधिक संसाधन का उपयोग कहा गया है। मतलब अमेरिका की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो भारत की आबादी की मात्र क्या है 1/4 है, फिर भी भारत से 3 गुना अधिक जो संसाधन का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। यह अलग बात है कि भारत में भी सभी लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते। शहर के लोग विशेषकर अमीर एक तरफ और सुदूर अंचलों के जनजाति दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं यह गणना करना बहुत ही कठिन है। मतलब जो कहना चाहिए जो अमीर लोग एक तरफ वो कितने करते हैं, जो सुदूर मतलब जो दूर दूर के जो अंचल हैं या जनजातीय लोग हैं वो लोग दूसरी तरफ जो वो किस तरीके से जो संसाधन का इस्तेमाल है या उनके इस्तेमाल करने के तरीके वो किस तरीके से उसका उपभोग करते हैं, ये क्या है थोड़े अलग अलग हो गया, कितने मात्रा में करते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यह गणना या पता करना थोड़ा क्या है कठिन है। आगे देखेंगे, अगर हम यह मान लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त हैं? शायद नहीं कहा गया। अगर मान लें कि अमेरिका के सामान्य वर्ग के मतलब सामान्य वर्ग के जो लोग हैं अगर उनका जो जीवन स्तर है वो दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से, दुनिया मतलब सभी के लोग जो हैं दुनिया के उन लोगों का अगर समान रूप से वो चीज़ें प्राप्त हो तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त है, मतलब जो संसाधन है वो पर्याप्त हैं? तो कहा जाता है शायद नहीं। गांधी जी ने कभी कहा था कि धरती पर हर इंसान की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त साधन है मगर किसी के लालच के लिए नहीं। गांधी जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि कहा गया है कि अगर धरती पर हर इंसान
धरती पर हर इंसान की ज़रूरतों के मतलब जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सभी के लिए कैसी हैं, पर्याप्त है, पर्याप्त संसाधन। मगर ये भी कहा गया कि अगर कोई अपने लालच के लिए मतलब लालच के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको अपने पास रख रहा है, स्टोर कर रहा है, उसका ज़्यादा उपयोग कर रहा है, अगर इस लालच से अगर वो करता है उसके लिए वह नहीं है। इस तर्क के साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध जरूरी है। मतलब यह तर्क निकाला गया है कि तर्क के साथ हमें यह स्वीकार करना है, मतलब उस बात को एक्सेप्ट करना है कि जो गरीबी और क्या है, ऊंची जनसंख्या, जहाँ पे जनसंख्या अधिक है या जनसंख्या वृद्धि है, उनके बीच का संबंध, कुछ संबंध जरूर है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास के सर्वोत्तम कर्म निरोधक है, अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी, जो कि 1974 में ये सम्मेलन के माध्यम से, जो कि बुखारेस्ट में हुई थी, उस जनसंख्या सम्मेलन में भारत में अपना जो विचार है, लोगों के जनमत, लोगों का मत, उसको सामने रखा था कि ये जो विकास की सर्वोत्तम जो जड़ है वो किसकी द्वारा, गर्भ निरोधक की द्वारा, अर्थात जो विकास हो रहे हैं उस विकास को आबादी को अपने आप कम हो जाएगी इस माध्यम से। यह देखा गया है कि विकसित देश में जहाँ लोगों की शिक्षा और कार्यकुशलता अधिक है और जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कारगर है, वहाँ बाल मृत्यु दर बहुत कम है और औसत उम्र भी अधिक है। ये भी कहना चाहिए कि एक अगर प्लस पॉइंट है कि अगर देखते हैं कि अगर जो देश विकसित देश है वहाँ क्या है, अगर शिक्षा सही तरीके से काम करने के जो कुशल जिसमें उसमें दक्ष हैं, वैसे लोग अधिक होंगे और वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो कारगर है, अच्छी है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मृत्यु दर है वो कैसा होगा, कम है, वहाँ पे कम लोग की मृत्यु होगी। और जो औसतन जो उम्र है, मतलब उनकी जो जीवन काल है या आयु वर्ग है वो कैसी होगी, अधिक होगी। इन देशों में प्रायः यह भी देखा गया है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने के अधिकार हैं। मतलब ये भी देखा गया है कि जहाँ पे महिलाओं को स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने जीवन और क्या है, व्यवसाय के बारे में अगर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए तो इन सब बातों का यह प्रभाव पड़ता है कि वहाँ लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, जहाँ पे क्या है, लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, तक कम बच्चे हैं, उन जगह पर देशों में जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कैसी है, अधिक है। माता पिता को पता है नहीं रहता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं, मतलब ये उन्हें माता पिता को ही पता नहीं होता, अतः वे 2 से अधिक बच्चे को पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा, मतलब उनके पास ये ही पता नहीं रहता है कि बच्चे कब तक जीवित रहेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनमें से कोई ना कोई तो बचेगा। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जिन देशों में कहा गया कि अधिकांश लोगों को क्या है, कम वेतन पर, मतलब कम रुपये पर या छोटी रकम पर उन्हें अगर काम करना होता है तो वो अपने परिवार की ज़रूरतों, जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बाल मजदूर आप समझते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटी आयु के होते हैं, उन बच्चों को क्या है, मजदूर कामों पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है ताकि बच्चे के माध्यम से या जो भी बच्चे हैं उन माध्यम से उनकी जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, या कहना चाहिए आमदनी, उसको पूरा की जा सकती है। यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का ही क्या है, एक कारण है। माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हों तो घर पर अधिक आमदनी होगी, अगर बच्चे अधिक होंगे तो जो उनकी जो आमदनी है वो अधिक होगी। जिन समाज में महिलाएं शिक्षित हैं, जहाँ पे क्या है, महिलाएं कैसी हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं,
और उनका जीवन अपनी रुचि से संचालित के लिए स्वतंत्र है, वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं। वह जीवन स्तर जहाँ पे रुचि मतलब अपने जो शौक होते हैं, जिसमें उनको जिस कार्य को करने में अच्छा लगता है, वहाँ पे संचालित करने रूप से या उसे क्या करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए वो क्या है, कैसी है, कैसे वहाँ पे स्वतंत्र है। तो वहाँ पे क्या होंगे, कम बच्चे, वो वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं और जो बच्चे पैदा करते हैं उनकी उचित देखभाल भी हो पाती है। मतलब बच्चे कम पैदा होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो उनकी जो देख रेख है वो कैसे हो पाती है, सही तरीके से होती है। कुल मिलाकर यह देखा गया है कि उपयुक्त मामलों में विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षितया कम होती है। भारत में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहां शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम है। तो यहाँ पे यही बातें कही कि जो विकसित समाज है, जहाँ पे कैसे समाज विकसित सही तरीके से एजुकेशन है, वहाँ पे कार्य करने के तरीके हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो समाज कैसा होगा, जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसकी अपेक्षा कैसी होगी, वो कम होगी। जैसे कि भारत में हम देख सकते हैं केरल हो गए, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहाँ पे शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा, मतलब महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनकी वैल्यू को समझा जाता है। तो महिलाएं वहाँ कैसी हैं, वो उनकी जो स्वतंत्रता है वो अधिक है और वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैसी होगी, कम होगी। आगे देखेंगे, इसका अर्थ यह है कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुंचते हैं, संसाधनों के वितरण भी असमानता दूर होती है, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ मतलब यहाँ जो मुख्य बातें कही गई थी, जैसे कि हमें शिक्षा, विशेष महिला शिक्षा हो गई, उनकी स्वतंत्रता हो गई, चूँकि जनसंख्या दर वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। मतलब समझदार या शिक्षित पढ़े लिखे जो होंगे वो इस बात को वो समझेंगे कि जो आवश्यकता है या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वतंत्रता है, उसकी इम्पोर्टेंस को वो समझ पाएंगे। तो सभी लोगों तक अगर विकास के लाभ पहुंचते हैं तो संसाधन के जो वितरण है उसकी असमानता को दूर किया जा सकता है। जहाँ तक कम जनसंख्या होगी तो जो आवश्यकता है उसे भली भांति पूर्ण किया जा सकता है। तो गरीबी लोगों तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बेसिकली जो ज़रूरतें हैं या जो आवश्यकता है एवं जो रोजगार है, जो उनके कार्य, तो ऐसे अवसर उनको उपलब्ध होते हैं। तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी और आबादी का प्रश्न हल होगा। तो ऐसी जगह जहाँ पे सुविधाएं मतलब जो क्या कहना चाहिए, खास जो ज़रूरत होती हैं जो हमारे लाइफ के लिए, वो चीज़ें, और अगर रोज़गार उपलब्ध होगा तो वो समाज के बीच में क्या होगी, जनसंख्या और जो विकास है उसके बीच की जो खाई है उस खाई को क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियां दूर करनी होगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचारों को व्यवहार में लागू करना होगा। ये कि अगर हम सही तरीके से अगर जो सुविधाएं हैं जो हमारे जीवन में या जो ज़रूरतें हैं और जो रोज़गार है, इन चीज़ों को हम बैलेंस करके चलेंगे तो हम अनेक बाधाएं जो समस्याएं हैं उसको हम दूर कर सकते हैं और नीतिगत मतलब नियमों के साथ हम उससे दूर कर सकते हैं। और हमें ईमानदारी जो होती है, ऑनेस्टी जो होती है, उस बात को हमें भी ध्यान रखना होगा, ताकि तभी हम जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम सही तरीके से एक बैलेंस के साथ आगे उसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आए होंगे और आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या नहीं होने पर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है। इसका आशय है कि, जो कि यहाँ पे आप लोगों को चूज़ करना है। तीसरा है, सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग है कौन सा है, ये आप लोगों को यहाँ देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, साक्षरता दर में वृद्धि होना किस देश के लिए है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक भारतीय की तुलना में एक अमेरिकी
संसाधनों का उपभोग करता है। तो ये दिए गए, ध्यान रखें यहाँ पे ये आप लोग नहीं, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक की वजह से यहाँ पे मैंने काट करके लिख दिया है, तो आप लोग ये इसमें से इन चारों में से चूज़ करके लिखेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।